जेल भरो तहरीक करनी है और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जेलों भर देंगे ताकि इनका शौक पूरा हो जेलों। वो लोग जो 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं वो जेल भरेंगे। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट देनी। 18 दिन हो गए, दोनों गवर्नर्स ने डेट नहीं दी इलेक्शन। इस तरह वाकयात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा नेशनल है, आपका एजेंडा जाती नैक के केसेस से फरागत है। इनका सिर्फ मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को डरा धमका के खत्म करो। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हालात जो भी हों, हुकूमत हो या ऑपोजिशन, दोनों की सियासत अंजाम से बेखबर सिर्फ इंतकाम के गिर्द घूम रही है। हुकूमत वक्त एक तरफ अपनी हर नाकामी को IMF डील और इमरान खान के खाते में जो है वो डाली जा रही है और दूसरी तरफ कारकर्दगी के बजाय मुखालफिन को जेलों में डालने में मसरूफ़ है। यूँ इंतकाम भी पूरा हो रहा है और मसाइल से नजरें हटाने के मसालेदार खबरें भी जो हैं वो मिलती जा रही हैं। उधर खान साहब पर भी बस एक ही इंतकाम सवार है कि इनको निकालूंगा और इक़्तिदार में वापस आऊंगा। आज खान साहब ने हुकूमत की सहूलत के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या क्या उन्होंने, जरा सुनते हैं। सारी पार्टी को और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है, हम तैयारी करें। मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें जेल भरो तहरीक की, और जैसे मैं आपको सिग्नल करूंगा तो सारे हमारे लोग निकलेंगे और हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे कि ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं हमारे, इनका सिर्फ मकसद ही एक है कि किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को डरा धमका के खत्म करो, ताकि ये खत्म हो जाए तो फिर वो जो मैं जिसका नाम 12th मैन भी रखा हुआ है वो लड़ने से भागा भागा है। क्या खान साहब के दीगर ऐलानात की तरह ये ऐलान भी जो है वो बेअसर साबित होगा? इस ऐलान के जवाब में वज़ीर इत्तलात ने भी एक जुमला कस दिया है, जरा वो भी सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। जेल भरो तहरीक कौन बात कर रहा है? जेल भरो तहरीक वो बात कर रहा है जो पिछले 4 महीने से टांग में प्लस्तर लगा के बख्तर बंद जबान पार्क के अंदर बंद बैठा हुआ है। बाहर औरतों को, बच्चों को सर्दी के अंदर उनको ढाल बनाकर अंदर बैठा हुआ है डरपोक शख्स। आप केसेस में, अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं वो जेल भरेंगे। इसलिए तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए इमरान खान साहब। क्या दोनों साइड्स के बयानात सुनकर लगता है कि ये इक़्तिदार में मसाइल हल करने आते हैं? क्योंकि मसाइल तो वही रहते हैं जो साल से चले आ रहे हैं। हर हुकूमत IMF प्रोग्राम में जाती है और हर हुकूमत के खात्मे पर IMF एक ही बात कह रहा होता है कि प्रोग्राम के नतीजे में जो इस्लाहात आनी चाहिए थी वो नहीं आई, मगर अवाम को बस यही कहा जाता है कि हम तो मजबूर हैं और जालिम IMF के कहने पर हम महंगाई कर रहे हैं, और यही बातें अगले प्रोग्राम तक चलती रहती हैं। आटे, दाल, बिजली, गैस और पेट्रोल का भाव तो अवाम को जो है वो भुगतना पड़ता है। सियासी जमातों का तो वही खेल जारी रहता है, बात करनी नहीं, हल ढूंढना नहीं, बस एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने हैं। अगर इक़्तिदार का यही जो है वो तरीकाकार चलता रहा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? ये वो सवाल है जो अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ सलीम बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और हमारे साथ सना बुच्चा साहिबा भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नुसरत साहब, अभी अगर देखा जाए खान साहब का आज का जो ऐलान है, इससे पहले सड़कों पर निकलना था, उसके बाद फिर नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस थे, फिर असेंबलियां जो है वो तहलील करनी थी, अब ये जेल भरो तहरीक जो है ये आ गई है। लेकिन माजी के जितने जो उनके जो एजेंडा आइटम्स थे वो तो दे फेल टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। क्या आपको लगता है इससे जो है वो रिजल्ट अचीव कर पाएंगे जो वो फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये है कि हमारे यहाँ इतनी डीपली पोलराइज सोसाइटी है ना, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि वो जो हम एक ज़माने में होता था ना गैर जानिबदार और फलाना फलाना फलाना, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप अंधी अकीदत में मुब्तला हैं खान साहब की, तो खान साहब ने अभी तक जो कहा वो वादा पूरा किया। असम्बली से भी बाहर आए, ठीक है, उन्होंने पंजाब असम्बली भी तोड़वाई, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़वाई। मुझे अब एक खदशा है, क्योंकि मेरी बदकिस्मती ये है कि निके होंदिया ही जुल्म रहा, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, फिर वो सहाफ़त की वजह से तो जेलों वेलों में जाना पड़ा। अब ये जेल भरो तहरीक जो है ना, इसके लिए ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर
मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊं जेल की कि मुझे अंदर करो, एक तो जेल का सुपरिटेंडेंट मुझे अंदर नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरी है मैं आप पारा थाने के बाहर खड़ा हूँ। मिसाल के तौर पर वहाँ पे भी मैं कहूँ फड़ो मैनू, कहेंगे किस चीज़ में? आई हैव टू वायलेट सम लॉ टू फैसिलिटेट आप पारा थाना टू अरेस्ट मी। मेरी इल्तिजा समझ गई है ना? मिसाल के तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई हुई है और आप उसको वायलेट कर रहे हैं। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, उसमें कम से कम 8-10 बंदे, अगर हम 4-4 बंदे 5-5 फुट का फासला रख के भी जमा हों तो जब भी हम गिरफ्तार नहीं होते। अच्छा, सियासी इज्तिमा पर पाबंदी है, कोई भी प्ले कार्ड लहराने पर पाबंदी है। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि अपने आशिकान की एक बहुत बड़ी तादाद के बावजूद जो शायद जेल जाने को आमादा हो, लब्बैक कहे और वो खड़े हो जाएं अपने अपने इलाकों के थानों के बाहर, उनको वो गिरफ्तार ना करेंगे तो फिर क्या होगा? जेल कैसे भरी जाएगी? तो इसमें ज़रा मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ बीइंग अ फॉर्मर एक्टिविस्ट एंड देन जर्नलिस्ट, जिसने अपने कैरियर का ज़्यादा वक्त सियासत को और उसमें भी एहतजाजी सियासत को कवर करते गुजारा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मिसाल के तौर पर गांधी ने कहा कि जी जेल भरो तहरीक, तो उन्होंने ये कि जी नमक पे टैक्स लगाया था, उन्होंने कहा जी समंदर के किनारे खड़े हो जाएं और पानी उबाल के नमक बनाना शुरू हो जाए, तो वो कानून तोड़ रहे थे। तो कानून तोड़े बगैर तो गिरफ्तारियां नहीं होंगी। So this is basically just to keep his supporters galvanized. Apparently तो वैसे जिन पे उनके मुखालिफिन की नज़र है उनको तो वो पिक कर रहे हैं उठा उठा के, तो उसमें कोई यानी कि खुद इन्हें तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। जब वो खुद ही इनका काम कर रहे हैं तो खुद क्यों कह रहे हैं कि आप बैल मुझे मार? मैं ये कहूँ, मैं ज़रा बुखारी साहब को पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। बुखारी साहब, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं जो ये आज जेल भरो तहरीक, नुसरत साहब ने तो बड़ा अच्छा उसको डायसेक्ट भी कर दिया है, एंड अगेन जो मकासद अचीव करने की कोशिश की जा रही है उसमें ऑब्वियसली एक टू कीप हिज वोटर सपोर्टर गैल्वनाइज्ड, दूसरा एक मैसेजिंग भी कर रहे हैं, और जो अर्ली इलेक्शंस बज़ाहिर जो बात करते हैं कि जी अर्ली इलेक्शंस चाहिए, हम ये कर देंगे, वो कहीं होता आपको नजर आता है? इससे मतलब कोई मकासद अचीव होते नजर आते हैं आपको? मारिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अरसे के बाद याद किया मुझे, और मुझे इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है कि मैं आज नुसरत जावेद के साथ बैठा हूँ, जो हमारे बहुत दरीना और पुराने साथी हैं, खुल के बात करते हैं, बात करने का अंदाज़ भी हमें बहुत लुभाता है उनकी। अभी जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसमें से किसी एक के साथ भी इख्तलाफ करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं 2-4 बातें अपनी तरफ से अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार के से बाहर आए हैं, उनको भी वो जिसको मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि आटे दाल का भाव पता चल गया है कि इक़्तिदार क्या होता है और फिर इक़्तिदार से निकलने के बाद सूरत हाल क्या होती है। 2-3-4 बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए। पहले 25 मई से शुरू कर लेते हैं बात कि हम इंसानी सरों का समंदर लेके इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे और राना सनाउल्लाह जैसे बेवकूफ़ों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट मेरा नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 25 मई को क्या हुआ? लोगों को मार-शार पड़वा के, उनको रबड़ के बुलेट खलवा के, दरख्तों को आग लगा के, भाई साहब खुद से जाके चुपके से बैठ गए थे बनीगला में, भुगता उनके उन लोगों ने, जिसका नतीजा ये निकला कि अगली बार जब 26 नवंबर को उन्होंने कॉल दी तो वो इंसानी समुंदर जो नए सिरे से सुनामी बन के आना था उसका भी हाल आपने देख लिया। वहाँ से बेलिंग आउट के लिए आपके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि आप ये ऐलान करें कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आपने बहुत बड़ा फैसला किया। वही 2 कुव्वतें थी आपके पास जिसके बलबूते पर आप सेफ हाउसेज में बैठे हुए थे, आपकी तरफ कोई देख नहीं सकता था। वो शाखें आपने खुद काट दी हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा काम किया है। इसको कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट अगर अच्छा इकदाम करार दे दे तो मैं उसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता हूँ। अब आ जाइए आप उनके हालिया ऐलान की तरफ। इससे पहले कि मैं इस ऐलान की बात करूं, आपको याद होगा इस्तीफों का एक अमल चला था यहाँ से। जी बिल्कुल। इस्तीफे दे दिए, जिस तमतराक से दिए थे वो भी सबको याद है। फिर उसकी तस्दीक के लिए जब बुलाया जाता था तब गए नहीं हैं, जब नहीं बुलाया जाता था तो जत्थे बन के गए। फिर एक वक्त ये भी आया कि हमने देखा कि उनमें से 41 लोग जाके कह रहे हैं हमारे इस्तीफे वापस दे दें। हु आर यू फूलिंग? अब ये जेल भरो। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब के पास अभी वो क्राउड नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के पास था, जिसको इनहेरिट किया बेनज़ीर ने, या जो इस तरह की जो एक्सट्रीम या नेशनलिस्ट पार्टीज़ होती हैं, जिस तरह कभी ANP होती थी यानी KPK में,
जो मार खाने वाला क्राउड है, खान साहब के पास वो नहीं है। उनके कहने पर कोई जेलें भरने नहीं जा रहा, ये आप तसल्ली कर लें कि ये सिर्फ और वक्त गेन करने का है। और ये खान साहब इस तरह के ऐलानात करके हुकूमत के उस ट्रैप में आ रहे हैं कि वो इलेक्शन जल्दी कराना नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा 25 मई का जो डेडलाइन दी थी उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने की, उससे पहले उन्होंने 51 जलसे किए थे, जिनमें हर जलसे में कहते थे डेट दूंगा अगले जलसे में। तो 4 महीने वो गुजर गए। फिर मई के से सबक सीख के उन्होंने कहा आप 26 नवंबर को मिलेंगे, 4 महीने फिर गुजर गए। अब ये जेल भरो तारीख है, अभी उन्होंने डेट नहीं दी है, अभी 4 महीने मजीद गुजारेंगे तो वो हुकूमत ऑटोमेटिकली उस सूरत हाल में पहुंच जाएगी जब आइन के मुताबिक 4 महीने रह जाएंगे इलेक्शन में नेशनल असम्बली के, तो वो नेचुरली वो कोर्ट में भी जाएंगे, हर तरह से कहेंगे कि जनाब ये आइन की शिक है, ये 4 महीने रह जाए तो ना असम्बली टूट सकती है ना नए इलेक्शन हो सकते हैं। खान साहब खुदा के लिए अपने फैसलों में सिर्फ ये जो जिसको कहते हैं ना कि अब एक आदमी के फैसले जो हैं वो सारी कौम पर नाफिज ना होने चाहिए, ना करने चाहिए, और ना ही कभी हुए हैं। खान साहब आपने अब ये जेल भरो की जो नई दरफुंतनी छोड़ी है, आप देख लीजिएगा इसका अंजाम क्या होने जा रहा है। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं उस वक्त उसकी सड़क के बाहर जो नहर के किनारे सड़क है वहाँ क्या हाल होता है, हर रोज़ वहाँ से गुजरने वाले लड़ रहे हैं आपके वर्कर्स के साथ। ये क्या फैसले हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि हुकूमत वक्त जो कुछ भी कर रही है वो मैं जिम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि वो मुकाफात अमल है। मेरे मुकाफात अमल कहने के ऊपर मेरे एक साथी को भी बहुत एतराज़ था, लेकिन ये खुदाई फेल है, ये खुदाई एक्ट है। आप मुझे बताइए ये कौन कहता था कि मैं जेलें भरूंगा, मैं इनमें से एक को नहीं छोड़ूंगा। आपको याद नहीं है कि मिनिस्टर्स उनके थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते थे ये 10 साल के लिए अंदर जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई होगा, इसके लिए कमरा अडयाला जेल में बन गया है। और क्या वही कुछ नहीं होता था? क्या आपने बाप के पास बैठी हुई बेटी जेल से नहीं पकड़ी थी? क्या आपने बिस्तर बीमारी से नहीं उठाया था हॉस्पिटल के ICU से फरियाल तारपुर को? तो रोते काहे के लिए भाई, अब चीखें क्यों निकल रही हैं? तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था और तवक्कात लगा लेते हैं कि दूसरा जब बरसरे इक़्तिदार आएगा तो हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेगा। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें आगे जाके अब होने जा रहा है। बिल्कुल ये आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसमें दोबारा यही सब कुछ वो करेंगे जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे आगे जाके बात करेंगे। मुल्क किस तरह इसमें जो है वो सफर कर रहा है, इस पे आगे जाके बात करेंगे। सना से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। सना, जो ये लेटेस्ट ऐलान है, क्या आप अग्री करती हैं ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, दिस इज जस्ट टू कीप द वोटर और सपोर्टर जो है इसको चार्ज रखने के लिए कि कुछ ना कुछ तो मैं देता रहा हूं ताकि वो गैल्वनाइज रहें, वो हमारा डिसएंचेंट ना हो जाए वोटर? नहीं, जो ये डेफिनेशन उन्होंने बनाई है जेल की, आप देख लीजिए। फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि जेल जाना तो नेल्सन मंडेला बन जाना होता है, तो वो नेल्सन मंडेला बन गए हैं। और आप अगर देख लें, शेख रशीद साहब को तो कहते हैं जेल तो सियासतदानों का मेरा जेवर है, तो फिर आपको जेवर पहनने पर एतराज़ क्यों है? फिर ज़मानत की दरख्वास्तें क्यों हैं? अगर इमरान खान साहब अपने आप को और अपने कारकुनों को जेल में भरना चाहते हैं तो उसके लिए, जिस तरह नुसरत साहब कह रहे थे कि एक लॉ तोड़ने की ज़रूरत है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही लॉ तोड़ेंगे, ये इनको कोई ना कोई वजह तो बनी जाएगी इनको डालने की जेल में। लेकिन भरसफट अपनी ज़मानतें सारी मनसूख कराएं, फिर कहें कि जी आ रहा हूँ मैं, जेल भरो मुझे फिर जेल में जाने से अपने लिए ज़मानतें क्यों ले रहे हैं? वही शेख रशीद साहब का हाल है, वही हाल फवाद चौधरी साहब का। अगर जेल जाना इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर इस पर एतराज़ क्यों है? और अगर आपको एतराज़ मुँह पर कपड़ा डालने का है, हाथ में हथकड़ियाँ लगाने का है, तो फिर ये तो जेवर है, तो फिर पहनना तो पड़ेगा। और जहाँ तक ये सियासी इंतकाम है और मुकाफात अमल का जो एक ये है, सलीम बुखारी साहब मुझ पर ही हिंट कर रहे थे, तो मेरा ये ख्याल है कि मुकाफात अमल वो है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो शेख रशीद साहब के साथ और फवाद चौधरी साहब के साथ और आज़म स्वाति साहब के साथ हो रहा है, वो इंतकामी सियासत है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जगह नहीं मिल रही वापस आने की, अपनी बातों पर खुद ही गौर करना पड़ रहा है। देखें ना, फवाद चौधरी साहब को मैं आज एक प्रोग्राम में कह रही थी कि उनको प्लीज़ उनका थोड़ा सा टेस्ट कराएं। उन्होंने कहा उन पर उनको कोई मारा धाड़ा नहीं किया, लेकिन कल वो प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के बैठ के कह रहे थे कि मुझे तो याद ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई हमारी हुकूमत में कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई, कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया, हमने किसी को बिला वजह जेलों में नहीं डाला। तो वो पूरी जो लिस्ट है मोहसिन बेग से लेकर मरियम नवाज तक, और जो मरियम नवाज से लेकर राना सनाउल्लाह तक, तो आई थिंक वो लिस्ट तो कहीं ख्वाबों में आई है। तो मेरा ख्याल है इनको थोड़ी सी सर्वर पे चोट लगी है, इस पे ऑल्जाइमर्स का भी तो कुछ था ना सर, उनको क्यों हो गया उनकी ये जो ऑल्जाइमर्स की भी तो थी जब ये इनको अरेस्ट किया, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। जी जी
जी जी, ऑल्जाइमर्स मेरा ख्याल है बहुत सीरियस हो गया इनका, थोड़ा सा इनको ना ज़रा मेरा ख्याल है स्क्रीन से ऑफ करें। वैसे वो उनके आंसुओं की मैं बड़ी मतलब कोई भी रोए दिल दुख जाता है, उनके लिए ज़रूर दुखा, लेकिन फिर मंडेला ऐसे तो नहीं बने जाते। और नेल्सन मंडेला साहब अगर सुन लें कि उनको कौन कौन अपने साथ कंपेयर करा तो मेरा ख्याल है कि बस फिर तो बस हो गई। नेल्सन मंडेला साहब जो है वो अपने रवैये, अपनी गुफ्तगू, अपनी पॉलिसीज़, अपनी पोजीशन की वजह से नेल्सन मंडेला बने थे। वो सिर्फ जेल जाने से मंडेला नहीं बने थे। ये तो एक तो इनके कारकुनों को शायद ही नहीं पता, लेकिन वो सोच रहे होंगे अच्छा भाई जेवर है जेल, हम पहन लेते हैं जाके, और जी ये नेल्सन मंडेला बन जाया जाता है तो फिर वो भी चले जाते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि हम यहाँ पर एक फवाद चौधरी साहब का, एक आजम स्वाति का रोना हो रहा है, लेकिन हम अली वजीर का रोना नहीं रोते। हमें ये फिक्र नहीं है कि अली वजीर को कितने अरसे से उसी बुनियाद पर, उसी शिक पर जिसमें फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया, जिसमें जज के सामने पेश किया गया, जिसमें उनको रिमांड दी गई। इनके तो 8 घंटे 9 घंटे में तो यही नहीं डिसाइड हो सकता कि रिमांड देनी है कि नहीं देनी, फिर वही 2 दिन की रिमांड मिलती है, बाकी लोगों को तो नहीं मिलती थी। तो खैर इनके साथ तो अल्लाह ताला ने बड़ा इन पर करम किया हुआ है, अल्लाह ताला इन पर करम अपना रखे। लेकिन इमरान खान साहब जब तो रहेंगे मेरा ख्याल है उनको तो रहम नहीं आता अपने कारकुनों पे। कभी कहते हैं खड़े हो जाओ, कभी कहते हैं बैठ जाओ, कभी कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, कभी कहते हैं मेरे घर के आगे बैठ जाओ, कभी कहते हैं मेरे साथ यहाँ खड़े हो जाओ, मेरे साथ ये करो, अब ये जला देंगे, घिरा देंगे, मेरे साथ पार्लियामेंट चलो, मेरे साथ रेड जोन चलो। उसके बाद आज कह रहे हैं जी जेलें भरो। पहले तो आप अपनी जमानतें मनसूख कराएं ना, फिर हम देख लेंगे कि आप कितना जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो इमरान खान साहब को खुद एक पोजीशन लेनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, ये देखो जी मैं जा रहा हूँ जेल, फिर पीछे पीछे आ जाएंगे हम सब, पाइट पर है ना इमरान खान साहब, फिर पीछे पीछे चले जाएंगे उनके कारकुन भी। लेकिन कारकुन जाएं और पार्टी मेंबर्स ना जाएं। बाकी पार्टी मेंबर्स को क्या पोजीशन है? शाह महमूद कुरैशी साहब, गंडापुर साहब, ये सब जाने को तैयार है, खटक साहब ये सब जेल जाने को तैयार हैं। तो कारकुन बेचारे क्यों जाएं? आप लोग जाएं, शौक से जाएं। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बुखारी साहब ने अभी जो बात कर रहे थे कि जी मकाफाते अमर है, दिस इज़ कारमा। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी एक ट्वीट आई है, ज़रा प्लीज़ साहब अगर दिखा भी दें, मैं पढ़ भी देती हूँ। सियासी वर्करों और रहनुमाओं को अपने नज़रियात और अकायद के तकद्दुस के लिए अपना हौसला बुलंद, हिम्मत जवां और अज़म व वक़ार के साथ आजमाइश के मुकाबला करना चाहिए और इक़्तिदार के नशे में सियासत की आजमाइशों को भूलना नहीं चाहिए। दूसरे जावेद साहब, पहले हेरोइन के केसेस बन रहे थे, वो भी गलत है। आज हर बंदे पे शराब के केसेस जो हैं वो बन रहे हैं, वो भी गलत हैं। ऐसे में इसको क्या ये जायज़ है कि हम कहें दिस इज़ कारमा? ठीक है, मकाफाते अमल नज़र आ रहा है, बट हैविंग सेड दैट हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड? डॉक्टर साहब, बात ये है कि बहस जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। अपने बारे में मैं अब यानी उम्र के इस हिस्से में पहुँच गया हूँ जहाँ पे समझ नहीं आती। हमारे सीनियर बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाइयों की तरह सरमद सबाई साहब शायर है, उन्होंने हाल ही में एक नज़्म लिखी है, आखिरी ईंट उसका नाम है। वो शुरू होती है, उम्र गुजरी है कि हज़ियान में हूँ, कि हम डिलीरियस फेज में मैं चला जाऊँ, वो जैसे गालिब चले गए थे, बक रहा हूँ जुनूब में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो टेलीविज़न वाले, हम जो जहन साज, जो मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम करते ये हैं, हमारे दिन का एजेंडा जो है वो इमरान खान साहब तय करते हैं, जेल भरो तहरीक। तो मैंने आपको जैसे आसानी से बताया जी कौन सी जेल भी कैसे भरेंगे। उसके बाद क्या है, हाय साहब क्या बीबी, अभी 3 दिन पहले पेशावर में 102 लाशें गिरी हैं, क्या उनके लिए किसी ने आंसू बहाया नहीं होगा? एक पर पर्सन मॉर्निंग एंड मैरिज का प्रिंसिपल है कि 135 आदमी होते हैं, उन 130 में से 30 आंखों में भी आंसू नहीं आए होंगे। 30 को 102 से ज़रब दें, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दैट? हमें खाली फवाद साहब के आंसू याद आ गए हैं। बाकी जहां तक बात यह है, देखिए बीबी, अगर राना सनाउल्लाह पे 15 किलो डाल के गिरफ्तार करना गलत था तो शेख साहब पे अगर शराब की बोतल ही डालनी थी तो यार क्रेट तो डालते, कम वक्त हो ताकि वन अप जाओ। नहीं, यार थानेदार चंगे रखो। और ये क्या गिरफ्तारी है कि 2 दिन बाद जमानतें हो रही हैं। और बाकी हमें लफ्जों का हैजा है, हम इतनी बेदर्दी से लफ्जों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिस्तायत
आपको पता है 1983 में MRD की मूवमेंट हुई थी, हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसी सी। वो होती है फिस्तायत। ये फिस्तायत नहीं होती कि आपको एयरपोर्ट से रोका गया, दूसरे दिन जमानत हो गई। फवाद साहब को 2 दिन कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो भी गलत था तो ये भी गलत है, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि ये नक्कम्मे हैं। जैसे डार साहब की तरह वो नहीं काम आया, इसी तरह अगर बदला लेना है ना, अदले का बदला, तो यार उन्होंने 15 किलो डाली थी ना, तो 30 किलो डालो। डटाई से को टीवी पे बैठ के साढ़े ते 15 पैसे जैसी 30 पाई, ये कर लो जो करना। ठीक, मैं देखिए बात सुने मेरी, खुदा के लिए वाई वी आर लेटिंग इमरान खान साहब एंड उनका, चूंकि वो सोशल मीडिया पे, अरे साहब वो आंखों में देखिए ऐसा तो कभी नहीं, अरे जैसे ही धक्का पड़ा इनको शेख साहब को, देखिए क्या हो गया। और खुदा के लिए क्या वो 102 पाकिस्तानी नहीं है? ठीक, वो गैम्बिया में रहते हैं, एक दिन का वाकया है, वो आपको याद नहीं होता। तो आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरी आपके साथ उस तरह की बेतकल्लुफी नहीं है, नहीं मैं आपसे डॉक्टर साहब दिया नंदारी जी, बट आई फील रियली 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 अपसेट कि वो कहते थे जेल भरो भी कैसे। मैंने आपको पहले बहुत आसानी से गिन के बताया कि जी कैसे। बस मैं जरा बुखारी साहब से, बुखारी साहब अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर इस पे आ गया, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये स्कोर सेटलिंग सियासत में हम रह गए तो फिर इसमें मुल्क तो पीछे रह जाएगा सर। देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, और मैं रिकॉर्ड के ऊपर हूँ। मैं जब प्रोग्राम करता था इनसाइट के नाम से एक चैनल के ऊपर, मैंने उसमें कहा था, जब 2011 में 30 अक्टूबर को जलसा किया था इमरान खान साहब ने, तो मैंने जिम्मेदारी के साथ उससे ये कहा था कि मुझे यूँ लगता है जैसे पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, आपको जाली हवाला नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब फिर उन्होंने वही सब कुछ करना शुरू किया जो उससे पहले की रिजीम्स करती आई हैं, चाहे वो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करने का मामला हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवारों को जितवा के शामिल कराने का मामला हो, चाहे जनूबी सूबे के नाम के ऊपर 20 लोगों की शमूलियत हो, जब उन्होंने वही कुछ किया जिसकी वो निगेशन किया करते थे, तो मैंने फातिहा पढ़ ली थी कि ये पार्टी जो है ये अल्लाह के फजल से उस मंजिल तक कभी नहीं पहुँचेगी, और यही हुआ। उसके बाद खान साहब को ना तो अपने किए हुए वादे याद रहे, ना उनको गवर्नेंस की बात कभी सूझी। पूरे 4.25 साल हलक फाड़ फाड़ के खान साहब ने सवाए अपने सियासी मुखालफिन की ऐसी तैसी करने के, उनके खिलाफ एक्शन लेने के, कुछ नहीं करके दिया। आप ये देखिए आज हम कश्मीर को बैठ के रो रहे हैं ना। एक तकरीर की थी उन्होंने, उस तकरीर पर भी हमने बहुत दाद दी थी कि आज तक यूनाइटेड नेशन के फोरम पर कोई इस तरह नहीं बोला। बट देन व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या किया? कहा था 2 मिनट खामोशी इख्तियार किया करेंगे, हर जुमे को हुई वो। तो मतलब कहने का यह है कि जब आपने अपने पूरे अहद हुकूमत में वही कुछ किया जो साबका हुकूमतें करती आई हैं, तो आपके साथ भी वही होना मुकद्दर लिखा गया था आपका कि आपके साथ वही होगा, वही हो रहा है। अब आप अगर मुझसे ये पूछ रही हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है, तो मैं नुसरत जावेद के बिल्कुल साथ हूं कि नहीं, ना वो तब ठीक था ना ये आज ठीक है। लेकिन आर वी गोइंग टू लर्न? नो, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न एट ऑल। ना ही तो शहबाज शरीफ साहब दूध के धुले हुए, ना नवाज शरीफ साहब, ये सब अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन आपने क्या किया? अब अगर मैं गिनवाने बैठूं यहां तो आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। ऐसी ऐसी दरफुंतरियां छोड़ी गई, ऐसे। आप मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि उस 4.25 साल में पार्लियामेंट कहीं एग्जिस्ट करती थी? कोई एक फैसला मुझे बता दीजिए मारिया, आप नॉलेजेबल खातून हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ हो। ये आज तो एपीसी में ना जाने की बात कर रहे हैं। चलिए हमें समझ में आती है कि जी बरसरे इक़्तिदार हुकूमत ने बुलाई, आप अपोजिशन में थे। अरे आप तो अपनी बुलाई हुई एपीसीज में नहीं गए कभी। क्या आपको याद नहीं है कि 3 बड़े यानी ब्रीफिंग्स हुई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नीचे, चाहे वो अफगानिस्तान थी, चाहे वो भारत का पाकिस्तान पर फिजाई हमला था, चाहे वो कश्मीर की एनेक्सेशन थी, और मसूद खुद नहीं गए उनमें। इज दैट गवर्नेंस? तो ये रिकॉर्ड जो है ये बिटरे कर रहा है उन सारे दावों को जो खान साहब के हवारी या उनके साथी जो है बैठ के सुबह से शाम तक करते रहते हैं। असद उमर साहब को आज इकॉनमी याद आ गई है। 1 साल के लिए उनके पास चार्ज था, 1 साल उन्होंने डिनाई किया IMF में जाना, उसने तबाही फेर दी। है कोई पूछने वाला उनसे कि जनाब ये आपने क्या किया था? लेकिन हिस्ट्री उठा लीजिए, यही पार्लियामेंट है जिसके ऊपर खड़े होकर बाहर उसके गेट के सामने खान साहब ने कहा था कि मैं लानत भेजता हूं इस पार्लियामेंट में। अब आपको इलेक्शन की पड़ी है,
तो मतलब कहने का ये है कि जो कुछ भी आप करते आए हैं वो किसी ना किसी सूरत में आपके सामने आएगा। आपको चाहिए था कि आप माजी की रजीम से सबक सीख के अपने आप को ठीक कर लेते। आज इक्तदार में होते किसी के बाप में जरूरत नहीं थी जो इनको इनके टेन्योर से पहले चैलेंज कर सकता। लेकिन चलिए जनाब, आपने कहा दूध से धुला सूबा है एक जिसका नाम केपीके है। आप देख रही हैं वहां क्या निकल रहा है। ये तो छोड़ दीजिए ना कि दहशतगर्दी के जिम्मेदार खान साहब ठहराए जाएंगे। हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव हिम, आई एम टेलिंग यू दिस। नहीं सर, बट जस्ट बिकॉज़ ही फैसिलिटेटेड दोज जिनके खिलाफ 2 बड़े ऑपरेशन किए आपने। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी कब हुई है? अभी भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं हो रही। मैं जरा सना की तरफ भी जाऊँ, नुसरत साहब वो भी बात कर रहे हैं और बुखारी साहब एक जुमला बोल लेने दीजिए मुझे। बुखारी साहब, एक बंदे से तवक्को थी, एक शख्स से तवक्को थी, उसका नाम था इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी करेंगे, जो नारा लेके आए थे। ठीक ठीक, लेकिन वो तो खैर होती हुई नजर नहीं आ रही। सना, अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात है, मतलब एपीएस के बाद इतना बड़ा जो है वो सानिया हो गया, इतनी शहादतें हुई, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है? उसमें भी सियासत हो रही है। 417 अरब की बात हो रही है, वो कहाँ थे? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये आपको और मुझे दोनों को पता है, सिर्फ पॉलिटिकल टॉक शोज या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए आगे इसमें कुछ नहीं होगा। और अल्टीमेटली इसको यूज़ किया जा रहा है कि जी इलेक्शंस जो हैं वो डिले कर दिए जाएं। तो अकाउंटेबिलिटी तो कहीं होती हुई नजर नहीं आएगी। और फिर अगेन इलेक्शंस पे ही सारी चीजें जो है घूम रही हैं। एक साइड कह रही है हम इलेक्शन नहीं देंगे, दूसरी साइड कह रही है हमने इलेक्शन लेना है। अगर सिक्योरिटी को वजह बनाना है तो फिर तो बाई इलेक्शंस भी नहीं होने चाहिए, अगर सिक्योरिटी वाकई ही वजह है। जी मारिया, एक बात मैं नुसरत साहब की आगे ही लेके जाऊंगी कि जो उन्होंने पेशावर के एपिसोड को याद करके और जो सानिया हुआ है उसको याद करके हमें याद भी दिलाया और हमारी रूहों को भी झंझोड़ा है। तो ये हमारी रूहें जो हैं इनको झंझोड़ने की बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली जो साहिब इक़्तिदार हैं उनकी तो रूहों को, उनकी तो जिस्मों को निचोड़ना चाहिए, झटकना चाहिए, ताकि उनको कुछ खौफ खुदा महसूस हो कि जो इनोसेंट जो मिसिंग पर्सनस हैं जिनकी फैमिली जो है हर प्रेस क्लब के बाहर 40-40 दिन बैठी रहती है, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, उन पे तो कभी किसी को तरस नहीं आया, उनको तो कभी किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। तो उसके इंसाफ के मतलाशी आज भी कहीं ना कहीं किसी गली में पड़े हैं, वहीं पर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। तो हमें तो उनकी भी तकलीफ नहीं होती, तो हम तो एज अ कौम वैसे ही हमारे जो दिल हैं, जो कल्ब हैं, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि हमें तो फील ही नहीं होता ना। आप ये छोड़िए कि अली वजीर साहब को, मैं तो कह रही हूँ पूरे आप क्वेटा सूबे में, आप बलोचिस्तान सूबे में देख लीजिए, वहां पे कोई चीज हो रही है जिसको इंसाफ कहा जाए, कोई चीज ऐसी हो रही है जिसको एहतसाब कहा जाए। अब मुझे ये बता दीजिए, मरियम साहिबा जो वापस आके हमें बता रही है कि 5 लोगों का टोला था, ठीक है, एक इमरान, एक डैम वाले बाबा जी, एक खोसा साहब और 2 बेसाखियां, जिनमें से एक को उन्होंने डिस्क्राइब किया है हाथ, आंखें और कान, जो पेशावर में थे और जिन्होंने सारे फैसले किए, जिसकी वजह से तमाम लोग बाहर हो गए। आप ये छोड़िए कि इमरान खान साहब एपीसी में जाएंगे, मैं कह रही हूं आज इमरान खान साहब 4 खवातीन जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था ना एपीएस, उनके सामने जाके मुझे दिखा दें, अगर उन्होंने उनको मतलब जो आंसुओं से रो रो के कह रही थी कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, कहां गया एहसानुल्लाह एहसान, कहां गए वो लोग जिन्होंने उनके बच्चों को मारा था, कैसे हमने उनको बेदर्दी से छोड़ दिया, कैसे हमने उनके मतलब अपने दिलों में मरहम रख लेते हैं। मतलब वहां पे ये सानिया हुआ तो वहां पे मतलब कोई कबाब खा रहा था, कोई किसी ने आके शादी कर ली, किसी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा? एपीएस के बाद भी क्या फर्क पड़ा? आपने एक बना दिया नेशनल एक्शन प्लान जिसपे कभी अमल दरामद नहीं किया। जब फाटफ के मामले पे आई बात, जब आपको 2-4 पड़े तो आपको याद आया कि चलो जी इसको भी पकड़ लेते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं, इसका भी अकाउंट बंद कर देते हैं, उसका भी अकाउंट बंद कर दें, वरना तो फाटफ का डरना होता तो ये बिल्कुल जो अमल दरामद हुआ है वो भी ना होता। तो नंबर 1 ये कि अगर तो आपको साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए इमरान खान साहब, तो वहां से शुरू करें कि 2018 में क्या नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एएनपी को आपने साफ और शफाफ इंतखाबात की इजाजत दी थी? क्या आपने एक वोटर को यह हक दिया था कि वो साफ शफाफ इंतखाबात का हिस्सा बनता, अपने मैंडेट को मनवाता? क्या आप जो इलेक्शन कमीशन को सुना रहे हैं रोज, उनको कभी छित्तर लगा रहे हैं, कभी उनको आप उनके फैमिलीज को धमका रहे हैं, और अब आप डिटाई से कर रहे हैं, और आप उस इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते हैं कि वो फैसले भी आपके हक में दे दे, वो आपके लिए इलेक्शंस भी साफ और शफाफ कर दे, जो आप कहे वो आपके आगे सर खम कर दे। तो जो इन्वायरमेंट बना दिया है इमरान खान साहब ने, उनके साथ अच्छाई की नहीं जा सकती, क्योंकि वो किसी के साथ अच्छा करने में बिलीव नहीं करते। मैं सिर्फ ये कहती हूं कि इस हुकूमत वक्त को कम से कम और कुछ नहीं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, इनको इररिलेवेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं नुसरत साहब, हमें इमरान खान साहब का जिक्र खैर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रेलेवेंट ही तो रहना चाहते हैं, वैसे उनके पास रह क्या गया है अब। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सना साहिबा, ब्रेक से पहले कुछ उनकी कॉन्वर्सेशन अधूरी रह गई थी, कुछ कहना चाह रही हैं वो। जी सना, ओवर टू यू। जी मैं क्या कह रही थी कि अगर तो मरियम साहिबा ने 5 लोगों का जिनका जिक्र किया है, वो जो पूरा टोला है जिन्होंने 2018 में मियां नवाज शरीफ को, 2017 में मियां नवाज शरीफ को सबको अकामे पे फारिग किया, और बाकी तमाम तर ये जो हुआ, क्योंकि वो बार बार ये सवाल करी थी कि जब सब कुछ ठीक था तो किसको तकलीफ हुई और क्यों तकलीफ हुई। तो फिर अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया ये 5 लोगों को, तो उनके नाम लेने की भी हिम्मत करें और उनके खिलाफ केसेस भी बनाएं, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ साहब अब किसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से इस मुल्क में वापस आए, किसी माफी तलाफी पे वापस आए, तो आई डोंट थिंक इट शुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि फिर आप किसी को किसी वक्त भी निकाल सकते हैं और किसी को किसी वक्त वापस बुला सकते हैं। सो ये एक आईनी और कानूनी तरीका है। अगर आपने इंतकाम ही लेना है ना, तो फिर उनसे लें जिन्होंने आपके साथ किया है। वो 5 लोगों के टोले पर बनाए केसेस। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, बुखारी साहब भी बैठे हैं, नुसरत साहब भी बैठे हैं। मुझे बताएं हम में से कौन सपोर्ट नहीं करेगा? लेकिन नुसरत साहब, ये हमारी विश लिस्ट तो हो सकती है, लेकिन जिससे सना कह रही है कि फिर ये दिखा दिया जाएगा कि किसी वक्त भी किसी को इंस्टॉल किया जा सकता है। एक तो आंखें और कान थे ना, और दूसरे साहब बैसाखी थे जी। 3 दिन कबल वो एक खाने की दावत में थे। आजकल ये लोगों के यहाँ खाने पे जाते हैं, उनको भी थोड़ा सा मसला हो गया है। खुदा की कसम से सुबह उठ के ना, तो वो तैयार होकर ना तो आर्मी हाउस को चल पड़ते हैं। वो घर उनका पास है ना, तो पहले उनका घर दूर करें। रात को खाने में बैठते हैं और वहाँ वो बोलते हैं। वहाँ वो 4 घंटे बोले थे, और वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी थे। अच्छा, आपका इदारा भी प्रॉपरली यानी रिप्रेजेंटेड था, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। आपको आपके साथियों ने जी वो बताएं तो बताएं, मैं नहीं बताऊँ, आप नहीं बताएंगे। हाँ। वहाँ पे उन्होंने कहा 3 मरतबा, मैंने तो बहुत सब्र दिखाया, लेकिन ये जिसको लाए हैं ना ये जी 3 मरतबा, और इसके गवाहान मौजूद हैं। ठीक है, मैं आपकी खिदमत में जो बुनियादी बात असल आता हूँ। देखिए बीबी, हमारा एक प्रेशियस टाइम है, लोगों का टाइम है। मैं दोबारा हाथ बांध के आपसे इल्तिजा करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि मैं झेलें भर दूँगा, और हम यहाँ बैठ के अपनी खोपड़ियाँ लगा रहे होते हैं। भाई ऐसा करो, ये सवाल आजकल काम आसान हो गया। मेरे जैसे बुढ़े खप्ती को यहाँ बिठाने की बजाय इस सवाल को डाल दो चैट जीपीटी में। आजकल यानी पॉपुलर है, वो आपको जवाब दे देंगे। और आई एम श्योर कि वो इतनी बड़ी ग्लोबल शख्सियत हैं, जेपीटी ने अगर शेक्सपियर के जवाब तलाश किए हुए हैं कि उनसे सवाल करें, आप इंटरव्यू कर सकते हैं, तो आई एम श्योर जिस कैलिबर के इमरान खान लीडर हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनका भी जवाब सोच रखा होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त अब हमारे पास कम है। मुख्तसर बात ये है, बीबी, ये 102 बंदे मरे, यहाँ पे एक बकवास होती है, फ्रॉड होता है, कंसेंसस बिल्डिंग। मुझे ये बताएं कि ये कहाँ प्राइम मिनिस्टर के आइन में लिखा हुआ है कि अगर इस मुल्क की सलामती खतरे में होगी, एक दिन में 102 बंदे बैठेंगे तो मैं अपोजिशन से मुशावरत करूंगा। और भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, आपने हल्फ लिया हुआ है। अगर वाकई कंसेंसस का वरना शौक है तो जवान पार्क चले जाओ और जाके वहां पे पीछे से गाना लगाओ, तू ना आया तो हम चले आए। चले, मैं जरा बुखारी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू, कंसेंसस तो होता नजर नहीं आ रहा। वो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसकी बात होती है, सिर्फ अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो ठीक है, अदरवाइज ग्राउंड रियलिटीज तो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। जी बुखारी साहब, देखिए गुजारिश ये है कि ये जो है ना, मैं नहीं मानता मंत्रा, ये तो आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप वाकईतन इंटरेस्टेड हैं कि कौम को जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उनका सामना किया जा सके, उनको डील किया जा सके, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हैं। अगर हम पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आएंगे, और ये दोनों अतराफ के लिए एक सा पैगाम है, तो पाकिस्तान की कौम की तबाही जिस तेज़ रफ्तारी से हो रही है, वो अनफॉर्चुनेटली, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, वो एक ऐसे मकाम तक पहुंच जाएगी जब फिर कोई भी सोल्यूशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम बर्क रफ्तारी से उस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ हमारे पास इस वक्त क्या है कि जी आपके दौर में ये था, आपने ये किया, आपने ये किया, दूसरी तरफ आप अब ये कर रहे हैं, आप ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। इससे ना मुल्क कभी चले हैं ना चलेंगे। मैं एक जुमला ज़रा अगर आप मुझे इजाज़त दें कि जिस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म सुबह से शाम तक पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश रखता हो और पूरी दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करे कि ये मुल्क चोरों और डाकुओं का है, यहाँ सवाए करप्शन के और कुछ होता नहीं है,
वहाँ 4 मरतबा सोचेगा, कोई शख्स आते हुए, कोई शख्स किसी भले की बात करते हुए, कोई दोस्त मुल्क मदद फराहम करते हुए, कोई मालियाती इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपकी खैर खाई की बात सोचने के लिए भी आमादा नहीं होंगे अगर रवैया राइट। बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सना साहिबा आपका और नुसरत साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।